हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताओं को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना चाहिए नॉर्मल, कि अगर हम किसी भी सभ्यता की या किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं या आर्थिक विशेषताओं की बात करते हैं, तो आर्थिक विशेषताओं में हमें किन किन चीज़ों की बात करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है हड़प्पा सभ्यता की बात करें, आगे जाके पूछ लिया जाए महाजनपद काल की आर्थिक विशेषताओं के बारे में बताइए, मौर्य काल की आर्थिक विशेषताएं आपसे पूछ लिए जाएं, या किसी भी चीज़ की अगर आपसे आर्थिक विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आप आर्थिक विशेषताओं में किन किन बिंदुओं की चर्चा करोगे या किन किन बिंदुओं की चर्चा जनरली करनी चाहिए हमें। तो पहले तो वो बिंदु समझ लें आप, क्या हम आर्थिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हम जनरली किन किन बिंदुओं को लेकर चलते हैं और किन किन बिंदुओं की बातें करते हैं। तो पहला बिंदु होता है आपका कृषि। आप कृषि की चर्चा करें। आप किसकी चर्चा करें? आप कृषि की चर्चा करें। आप कृषि के बारे में बतलाएं। आप कृषि के बारे में बतलाएं। कृषि में क्या क्या बतला सकते हैं आप? कृषि में आप बतलाएं कि खाद्यान्न फसल कौन कौन सी हैं। खाद्यान्न फसलों की चर्चा करते हैं आप उस समय। गैर खाद्यान्न फसलों की चर्चा करते हैं हम। गैर खाद्यान्न फसलों की चर्चा करते हैं। या कृषि के लिए यूज होने वाली अन्य चीज़ें जैसे सिंचाई, आप सिंचाई की चर्चा करते हैं। सिंचाई के बारे में बता दें कि सिंचाई की क्या क्या पद्धतियाँ वहाँ पर मौजूद थी। तो और क्या बतला सकते हैं आप? कृषि के लिए प्रयुक्त होने वाले औजारों की आप चर्चा कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता में जैसे हल पाए जाते हैं तो हल सूचित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में खुदाई होती होगी, मतलब जुताई, और वो जुताई के चलते हड़प्पा सभ्यता में क्या हुई? भूमि की उर्वरता बढ़ी होगी। तो एक बात याद रखें, आप कृषि के संदर्भ में जो उपकरण मौजूद हैं आप उनकी भी चर्चा कर सकते हो कृषि के अंतर्गत। तो कृषि के संदर्भ में जो उपकरण मौजूद हैं आप उनकी भी चर्चा करते हैं। जब कृषि के बाद अगर आप और बतलाना चाहें आर्थिक विशेषताओं में तो आप और क्या बतलाएंगे? तो पशुपालन की चर्चा करें। आप पशुओं के बारे में बताएं कि उस समय कौन कौन से पशु पाले जाते थे। आप पशुओं के नाम बतला दें कि कौन कौन से पशु पाले जाते थे। पशु पालने का उद्देश्य क्या था आप वह बतला सकते हैं। जिस सामान्यतः पशुपालन का जो उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य क्या होता है? भोजन की प्राप्ति का साधन होते हैं पशु। क्या होते हैं? भोजन की प्राप्ति का साधन है। जैसे गाय से हमें क्या मिलता है? दूध। तो भोजन की प्राप्ति का साधन होते हैं। और कभी कभार जो है पशु को काट के ही भोजन प्राप्त कर लिया जाता है, जैसे आप मांसाहार के तौर पे आप जानते हैं। तो उद्देश्य भोजन की प्राप्ति हो सकता है। सामान्यतः जीवित रहते हुए भोजन की प्राप्ति करना पशु के, जैसे दूध गाय का, भैंस का, बकरी का। लेकिन कभी कभार पशु को मारकर भी भोजन प्राप्त किया जाता है, जैसे मांसाहार। और क्या हो सकता है पशुपालन में पशुओं का यूज? तो पशु परिवहन का साधन हो सकते हैं। पशु क्या हो सकते हैं? परिवहन का साधन हो सकते हैं, जैसे बैलगाड़ी। हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रमुख साधन जो था वो बैलगाड़ी ही था। तो पशुओं का यूज बैलगाड़ी के तौर पे आप देख सकते हो, मतलब परिवहन के साधन के तौर पे आप देख सकते हो। पशुओं का यूज जो है कच्चे माल के तौर पर भी किया जाता है कुछ उद्योग में। कच्चे माल के तौर पे जैसे चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग आप देखोगे उसमें चमड़ा जो है वो कहाँ से आता है? पशुओं से। तो यहाँ पे पशु की जो खाल है वो एज अ चमड़े के रूप में कच्चा माल दे रही है किसी उद्योग को। तो आप एक बात याद रखें, जब आप आर्थिक विशेषताओं की बात करोगे तो आपको आर्थिक विशेषता में सबसे पहले कृषि की चर्चा करनी चाहिए। जैसे वर्तमान में अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वर्तमान की आर्थिक विशेषताओं में हम कृषि की चर्चा करेंगे, कृषि सेक्टर की चर्चा करेंगे, पशु सेक्टर की चर्चा करेंगे। और कौन सा सेक्टर है जिसकी हम चर्चा करनी चाहिए? वो है हमारा शिल्प एवं उद्योग सेक्टर। शिल्प एवं उद्योग, हम इसकी चर्चा कर दें कि उस समय कौन कौन से उद्योग मौजूद थे। उस समय कौन कौन से उद्योग मौजूद थे हम उसकी चर्चा करके बता सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं कि वह उद्योग स्पेशलिस्ट थे कि नहीं उस उद्योग में कुछ व्यक्ति। जैसे मान के चलो विशेषीकृत बोलते हैं इसको, विशेषीकृत। इसको हम एक शब्द से और यूज करते हैं, श्रम का विशेषीकरण।
श्रम का विशेषीकरण मतलब उद्योग जो है अलग अलग प्रकार के उद्योग, अलग अलग प्रकार के उद्योग के लिए अलग अलग विशेष व्यक्ति कार्य करने वाले होने चाहिए, जो कुशल हो उस कार्य को करने के लिए। हम इसकी भी चर्चा कर सकते हैं। हम इसमें शिल्प एवं उद्योग में के बाद हम चर्चा व्यापार की कर सकते हैं। किसकी? व्यापार की। और व्यापार में हम क्या क्या बता सकते हैं? व्यापार में हम आयात निर्यात की चीज़ें बता दें कि क्या क्या आयात होता था, क्या क्या निर्यात होता था। आप व्यापार में जो चीज़ आयात होती है कहाँ से आयात होती है और कहाँ निर्यात की जाती है, आप ये भी बता सकते हैं। आप व्यापारिक संतुलन की चर्चा कर सकते हैं कि व्यापारिक संतुलन किसके पक्ष में था। आप इसकी भी अर्थव्यवस्था में चर्चा कर सकते हैं कि व्यापारिक संतुलन था तो किसके पक्ष में था, नहीं था तो क्यों नहीं था, आप इसको भी बतला सकते हैं अर्थव्यवस्था में। और आप क्या बता सकते हैं अर्थव्यवस्था में? आप नगरों का उदय बता सकते हैं व्यापार के केंद्र के रूप में। नगरों का विकास, कभी कभार क्या होता है, नगरों का विकास व्यापार के केंद्र के रूप में हो जाता है। जैसे व्यापार किसी क्षेत्र में बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा है और फिर वह क्षेत्र एक समय बाद क्या होता है, शहर में तब्दील हो जाता है। तो नगरों का विकास शहरों के रूप मतलब व्यापार के कारण नगरों का विकास, आप इसको भी बता सकते हैं। और आप क्या बता सकते हैं अर्थव्यवस्था में? व्यापारिक प्रमाण भी बता सकते हैं कि व्यापारिक प्रमाण भी बता सकते हैं आप। ठीक है, तो हम जब अर्थव्यवस्था की चर्चा करते हैं तो हमारा अर्थव्यवस्था, इतिहास में जब अर्थव्यवस्था की चर्चा करेंगे तो हम अर्थव्यवस्था में इन्हीं बिंदुओं की बातें करेंगे। तो हम जब हड़प्पा के अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो हड़प्पा के अर्थव्यवस्था में भी इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करेंगे। हम हड़प्पाई कृषि को समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में कृषि कैसे होती थी, कृषि को करने के तरीके कौन कौन से थे, कौन कौन सी फसलों की कृषि होती थी और किस फसल की कृषि नहीं होती थी। हम हड़प्पा में पशुपालन को देखेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता में शिल्प व उद्योग को देखेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता में व्यापार को देखेंगे, व्यापार में आयात निर्यात को देखेंगे, व्यापारिक संतुलन को देखेंगे, नगरों के विकास को देखेंगे और अंत में हम एक निष्कर्ष दे देंगे कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के बारे में जो निष्कर्ष होगा। तो अब एक चीज आप याद रखना, हड़प्पा की अर्थव्यवस्था हो चाहे मौर्य की अर्थव्यवस्था हो चाहे गुप्त की अर्थव्यवस्था हो, चाहे ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था हो या उत्तर वैदिक काल की हो, चाहे प्राचीन समय की अर्थव्यवस्था की बात करो चाहे आप आधुनिक समय की अर्थव्यवस्था की बात करो, तो अर्थव्यवस्था में शुरुआत के कुछ पॉइंट आप यही रखो। कृषि के बारे में चर्चा करो, पशु के बारे में चर्चा करो, शिल्प उद्योग के बारे में चर्चा करो, व्यापार के बारे में चर्चा करो, तभी जाके एक सही आंसर तैयार होगा आपका अर्थव्यवस्था से। आप इनको छोड़ के अगर किसी भी अन्य की चर्चा करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा या भटकाव होगा, या आप क्या कर रहे होंगे, केवल पेज भर रहे होंगे। तो पेज नहीं भरना है, सही आंसर देना है। तो सही आंसर देने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों की चर्चा करनी पड़ेगी। तो पहले हम आते हैं हड़प्पा के कृषि पे आते हैं। तो हम कृषि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि है बहुत बेहतरीन अवस्था में मौजूद है। बेहतरीन अवस्था का अर्थ कि वहाँ पे आप देखोगे कि इंसान को चाहिए जितना जीने के लिए खाद्यान्न चाहिए उससे ज़्यादा पैदावार है हड़प्पा सभ्यता में। मतलब आप समझ सकते हो, हड़प्पा में जो मैंने बताया था आपको, जो अन्नानागार मिले, जो कालीबंगा से अन्नानागार मिला, मोहनजोदड़ो से जो अन्नानागार मिला, जो आपका हड़प्पा से जो अन्नानागार मिला, वो क्या सूचित कर रहा है? वो यही तो बता रहा है कि खाद्यान्न जो है वो खपत की तुलना में उसकी पैदावार क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए अन्न को या खाद्यान्न को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में आप जब कृषि को देखते हो तो कृषि जो है बहुत संगठित अवस्था में मौजूद है। किसमें मौजूद है? संगठित अवस्था में मौजूद आपको दिखाई देगी। संगठित अवस्था का कहने का अर्थ है कि बेहतरीन तरीके से की जा रही है, संगठित अवस्था में मौजूद है। और यहां पे अगर फसलों में देखोगे, खाद्यान्न फसलों में, तो खाद्यान्न फसलों में आपको दिखाई देंगी जो फसलें हड़प्पा सभ्यता में, जो खाद्यान्न फसलों में जो आपको दिखाई देंगी वो आप देख ले। गेहूं है, गेहूं, जौ, चना, सरसों,
सरसों भी खाद्यान्न फसल में पहुंच जाती है क्योंकि इससे ऑयल मिलता है हमें और उस ऑयल का यूज हम खाने में करते हैं। गेहूं, चना, सरसों, जौ, तिल, ये फसलें आपको दिखाई देंगी जो हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, चना, सरसों, जौ और तिल। ठीक है। और वहीं अगर गैर खाद्यान्न में अगर आप देखते हो तो गैर खाद्यान्न में आपको क्या दिखाई देगा? गैर खाद्यान्न फसलों में एक तो कपास बड़े स्तर पे आपको दिखाई देगी, कपास। और विश्व में सबसे पहले कपास उगाए जाने का जो प्रमाण है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता की जो समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां से भी हमें कपास के साक्ष्य नहीं मिलते। सबसे प्राचीन साक्ष्य कपास के विश्व में सबसे पहले कहाँ मिल रहे हैं आपको? हड़प्पा सभ्यता में मिल रहे हैं। और कपास का यूज क्या कर रहे होंगे हड़प्पावासी? वस्त्र बनाने में करेंगे। तो कपास का यूज आगे चल के वस्त्र बनाने में किया जाएगा। तो खाद्यान्न फसलों में आपने देखा कि गेहूं, जौ, चना, सरसों, जौ, तिल का यूज कर रहे हैं। गैर खाद्यान्न फसलों में कपास का उत्पादन कर रहे हैं। अब गैर खाद्यान्न में आप अगर रखना चाहो तो नारियल को भी रख सकते हो, लेकिन नारियल को आप रख सकते हो, नारियल खाद्यान्न और गैर खाद्यान्न दोनों में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो नारियल भी आप रख सकते हो। नारियल का भी बड़े स्तर पे उत्पादन देखा जाएगा। नारियल के भी साक्ष्य मिलते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता से। अगर हम देखें सिंचाई के लिए हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है सिंचाई के लिए कुएं का यूज करते थे, कुएं का और जलाशयों का, तालाब का। कुएं और जलाशय के माध्यम से यहाँ सिंचाई की जाती थी। वर्षा भी होती थी, वर्षा का पानी का भी यूज सिंचाई के तौर पे होता था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जिस क्षेत्र में है वहाँ वर्षा बहुत कम होती है। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में या पाकिस्तान का वह क्षेत्र जो हड़प्पा वाला क्षेत्र है वह वर्षा काफ़ी कम होती है। और वर्षा की कमी के कारण वहाँ मुख्यतः जो कृषि की जाएगी वह कृषि या तो कुएं के पानी से की जाएगी या तालाब से की जाएगी। तो कुएं और तालाब में पानी का यूज जो है वो आप देखोगे सिंचाई के तौर पे कृषि में किया जाएगा। आप प्रमाण के तौर पे अगर आप देखें तो एक हल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? हल के साक्ष्य आप देखोगे कालीबंगा से मिलेंगे आपको। कालीबंगा जो राजस्थान में मौजूद बस्ती है वहां से हमें हल के साक्ष्य मिलते हैं। हल के मतलब जुताई के साक्ष्य मिलेंगे, खेत की जुताई के साक्ष्य मिल रहे हैं। मतलब हल मौजूद था हड़प्पा सभ्यता में। और आपको पता है जब भूमि की गहरी जुताई हो पाएगी, जब भूमि की गहरी जुताई होती है तो फसल की पैदावार अच्छी होती है। तो फसल की जब पैदावार अच्छी होगी मतलब अधिक मात्रा में फसल का उत्पादन होगा, तो आप समझ सकते हो अधिक मात्रा में फसल के उत्पादन से वहाँ पे खाद्यान्न की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता में आपको अन्नागार मिलते हैं जो खाद्यान्न फसल को स्टोर करने के लिए बनाए गए थे। तो अगर हम मोटे तौर पर कहना चाहें तो हड़प्पा सभ्यता में कृषि व्यवस्था एक बेहतर अवस्था में मौजूद थी, एक संगठित अवस्था में मौजूद थी। क्लियर है कि नहीं? तो कृषि के बाद देखो नोट्स बनाना है तो बनाओ, ना बनाना है मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको नोट्स तो मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो समझें आप यहाँ पे एक फसल है चावल। एक चावल के बारे में आपको याद रखना है। चावल के बारे में कहा जाता है कि भैया हड़प्पा सभ्यता में होता है कि नहीं। एक चीज याद रखें, हड़प्पा वासी चावल के बारे में जानते नहीं थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा हमने नहीं, पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने माना। उनका कहना है कि हड़प्पावासी चावल को जानते नहीं थे कि चावल की पैदावार कैसे होती है। लेकिन उस समय चावल जो है आप देखोगे चावल जो है उस समय भी उगता था, अपने आप उग रहा है। लेकिन हड़प्पावासी चावल की खेती नहीं करते, लेकिन चावल अपने आप उग रहा है। मतलब चावल के साक्ष्य तो मौजूद थे हड़प्पा के काल में। मतलब चावल हड़प्पा के काल में मौजूद था, लेकिन हड़प्पावासी चावल को नहीं जानते थे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हड़प्पा सभ्यता में चावल मौजूद नहीं था, कथन गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा कहते हो हड़प्पा सभ्यता में चावल मौजूद नहीं था तो कथन गलत। हड़प्पा सभ्यता में चावल तो मौजूद था, लेकिन हड़प्पावासी चावल की खेती को नहीं जानते थे और ना ही वो चावल की खेती को करते थे। आप इसके साक्ष्य अगर देखोगे, चावल के जो साक्ष्य हैं या धान के जो साक्ष्य हैं वो आपको लोथल से मिल जाएंगे। लोथल और रंगपुर से चावल की भूसी के साक्ष्य मिल जाते हैं।
चावल की भूसी के साथ या धान की भूसी के साथ आपको लोथल और रंगपुर से आपको मिल जाएंगे, लेकिन हड़प्पावासी चावल की खेती नहीं करते थे, ये बात आप याद रखें। चावल को नहीं जानते थे, लेकिन चावल मौजूद था, हड़प्पा के समय में चावल मौजूद था। क्लियर है कि नहीं? तो ये तो हड़प्पा सभ्यता की कृषि हुई। अगला हम आते हैं पशुपालन की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन को देखते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था को हम देख रहे हैं, आर्थिक विशेषताओं को हम देख रहे हैं। तो आर्थिक विशेषताओं में सेकंड चर्चा जो हम करेंगे वो है आपके पशुपालन की। किसकी चर्चा करेंगे? पशुपालन। तो आप एक चीज जाने, कौन कौन से पशु पालते थे? पशुओं के नाम आप बता दें, पशुओं के नाम, कि हड़प्पा काल में कौन कौन से पशु जो हैं पाले जाते थे। ठीक है, तो पालने वाले नाम बताएं आप। जैसे गाय है, गाय, सुअर, बैल, बकरी, गाय, सुअर, बैल, बकरी, बैल, बकरी। अब जो पालने वाले की पहले चर्चा कर रहे हैं, ये बात याद रखें। हड़प्पा सभ्यता में तो बाघ मौजूद था, ये सब हैं, ठीक है, हाथी, बाघ। लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे पालने वाले, कौन से पशुपालन में कौन से पशु पाले जाते थे। तो गाय है, सुअर है, बैल है, बकरी है। तो याद रखें, गधे हैं, ऊंट है, गधा या गधे, ऊंट है। तो इन पशुओं का पालन होता था हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, गाय, सुअर, बैल, बकरी, गधे, ऊंट। और अन्य पशु जो मौजूद थे, हड़प्पावासी उनको जानते थे। वो कौन कौन से थे? हाथी, हाथी को हड़प्पावासी अच्छे से जानते थे। बाघ, हड़प्पावासी इसको भी अच्छे से जानते थे। हाथी, बाघ, हिरन, हिरन को भी हड़प्पावासी जो थे अच्छे से जानते थे। बाघ है, हाथी है, हिरन है, कुत्ता है। कुत्ता को पालते थे, पालने में आप कुत्ता भी लिख सकते हो, कुत्ता। ठीक है, बिल्ली, बिल्ली को भी जानते हैं, बिल्ली। ठीक है, अब यहाँ पे एक पशु आपको याद रखना है जिसका नाम है आपका घोड़ा। घोड़ा। अब घोड़े के संदर्भ में आप याद रखें कि हड़प्पावासी जो थे घोड़े से परिचित नहीं थे, फैमिलियर नहीं थे घोड़े से। मतलब घोड़ा तो मौजूद था हड़प्पा के काल में, लेकिन जिस तरह वो हाथी से फैमिलियर हैं, जिस तरह वो हाथी का चित्रण अपनी मुद्राओं पे करेंगे, मुद्रा का अर्थ है उनकी जो मोहर रहेंगी उनका। मुद्रा मतलब धन नहीं, पैसा नहीं, उस समय पैसा नहीं था, सिक्के नहीं होते थे। तो याद रख के जिस प्रकार वो अपने हाथी का अंकन अपनी मोहरों पर करते हैं या अपने मृद भांडों पे करेंगे, हाथी का, हिरण का, गाय का, या कह सकते हैं गधे का, बकरी का, ऊंट का, कुत्ता का, तो इनका अंकन वो अपने मृद भांड पर या मिट्टी के बर्तनों पर इनका अंकन कर रहे होंगे चित्र के रूप में। लेकिन घोड़े का अंकन वो चित्र के रूप में नहीं करते। उन्होंने घोड़े का चित्र बनाया ही नहीं। मतलब उनके अनुसार घोड़ा उनकी जान परिचय में था नहीं। अगर जान परिचय में होता तो वो घोड़े के चित्र बना देते, लेकिन घोड़ा मौजूद था। जब हड़प्पा की खुदाई होगी, हड़प्पा सभ्यता की, तो कई ऐसे स्थल हैं जिससे हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े की अस्थियां मिलती हैं जो हड़प्पा के समकालीन हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा मौजूद है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े से फैमिलियर नहीं हैं, घोड़े को जानते नहीं हैं, इसलिए वो घोड़े को चित्र वगैरह में यूज नहीं करते। तो हड़प्पा से जो मृदभांड मिलते हैं, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, हड़प्पा की जो मोहरें मिलती हैं, उन पर हमें घोड़ा नहीं दिखाई देता। लेकिन फिर भी घोड़ा के जो हमें साक्ष्य हैं वो हमें सूतकोटदा से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? सूतकोटदा। तो सूतकोटदा हड़प्पा का एक स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है सूतकोटदा, जहाँ से हमें घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, घोड़े के अस्थि पिंजर मिलते हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग कराई जाएगी तो पता चलेगा कि एक घोड़ा जो है हड़प्पा के समकालीन है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है घोड़ा। क्लियर है कि नहीं? और पशुपालन जो है, ये तो पशुपालन आपने समझा। पशुपालन का उद्देश्य क्या होगा हड़प्पा सभ्यता में? तो पशुपालन का उद्देश्य आप लिख सकते हो, उद्देश्य एक तो इनका भोजन की प्राप्ति में, भोजन की प्राप्ति में, जैसे गाय से दूध प्राप्त कर लिया, ठीक है, भोजन की प्राप्ति। तो एक तो दूध के तरीके से और दूसरा मांसाहार के रूप में, तो भोजन की प्राप्ति में इसका यूज करेंगे। और दूसरा उद्देश्य इसका पशुपालन का रहेगा
परिवहन के साधन के तौर पर। किसके तौर पर? परिवहन के साधन के तौर पर। एक बात याद रखें, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्रचलित परिवहन जो रहेगा वो बैलगाड़ी का यूज रहेगा। किसका? बैलगाड़ी का। तो बैलगाड़ी किससे चलेगी? बैलों से। तो परिवहन के साधन के तौर पर भी पशुओं का यूज किया जाएगा हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन में आप देखोगे हड़प्पावासी गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि का पशुपालन करते हैं। ठीक, आदि पशुओं का पालन करते हैं और जिसका उपयोग अपनी भोजन की प्राप्ति के लिए या फिर परिवहन के साधनों के तौर पर इसका यूज वो करते रहेंगे। हड़प्पा से आप एक बात याद रखें, घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन हड़प्पावासी घोड़े को जानते नहीं थे या घोड़े से फैमिलियर नहीं थे। इसी कारण आप देखोगे कि उनकी जो मृदभांड हैं, उनके जो आपके मोहर हैं, उस पर घोड़े का चित्रांकन नहीं किया जाता। क्लियर कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं आर्थिक विशेषताओं में। तो पहला आपने कृषि को समझा, दूसरा पशुपालन को समझा, तीसरा हम आते हैं शिल्प एवं उद्योग की तरफ। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प एवं उद्योग। आर्थिक विशेषता में थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम, शिल्प एवं उद्योग की तरफ। तो शिल्प एवं उद्योग। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से उद्योग प्रचलित थे? हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से उद्योग प्रचलित थे? तो आप बता सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में उद्योग कौन कौन से थे। तो आप देखो, कपास मौजूद था, तो कपास से वस्त्र बनते थे, तो वस्त्र उद्योग हो गया। एक तो वस्त्र उद्योग हो जाएगा जो हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित है। दूसरा आपने पहले ही पढ़ा था कि ईंटें बनती थी हड़प्पा सभ्यता में। जब मकान बने तो पक्की ईंटों से हड़प्पा सभ्यता के मकान बनते थे। तो ईंट निर्माण उद्योग भी हड़प्पा सभ्यता में मौजूद होगा। वस्त्र उद्योग, ईंट निर्माण उद्योग, ईंट निर्माण उद्योग। एक चीज और याद रखें, हड़प्पावासी जो हैं, हड़प्पावासी आप देखोगे जे सोना, चांदी, तांबा या कांसे के बर्तन वगैरह का यूज करेंगे। सोना चांदी के तो बर्तन कम पाए जाएंगे, तांबे और कांसे के बर्तन हमें हड़प्पा में देखने को मिलते हैं। और सोना चांदी से वो गहने बनाएंगे ज़्यादातर। सोना चांदी से वो गहने बनाएंगे और तांबे और बर्तन से, तांबे और कांसा से वो बर्तन बना रहे होते हैं जनरली। तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि धातु उद्योग भी मौजूद है। कौन सा उद्योग? धातु उद्योग। और धातु उद्योग से क्या बन रहे होंगे? या तो आपको देखेंगे बर्तन वगैरह बन रहा होगा, या धातु उद्योग से आप देखोगे तो आभूषण बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे? आभूषण। तो हड़प्पावासी सोना और चांदी के आभूषण पहनेंगे, तांबे और कांसे के बर्तन यूज करेंगे। और कांसा आपको पता ही होना चाहिए, तांबा के साथ में जब टिन मिलाया जाए तो कांसा बन के तैयार होता है। तो कांसा एक मिश्र धातु है जो तांबा और टिन से मिलकर बनती है। क्लियर कि नहीं? तो वस्त्र उद्योग मौजूद है, ईंट निर्माण उद्योग मौजूद है, धातु उद्योग मौजूद है। और अगर देखें एक अन्य उद्योग, मृदभांड उद्योग, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा उद्योग आप कह सकते हो, मृदभांड उद्योग। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा हमें जो मिला है वो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिलती हैं, अधिकांश चीज़ें मिट्टी से बनाई गई चीज़ें मिलती हैं, मिट्टी को पका के। तो मृदभांड उद्योग जो है हड़प्पा सभ्यता का एक सबसे बड़ा उद्योग है। तो मृदभांड उद्योग भी उस समय प्रचलित था। तो मृदभांड उद्योग मतलब मिट्टी से बनाने वाले खिलौने, मिट्टी से जो खिलौने बन रहे हैं या मिट्टी से जो मूर्तियां बन रही हैं, मिट्टी से जो बर्तन बन रहे हैं, वो इसमें आप देखोगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो केवल इतना याद रखो, मृदभांड उद्योग, वस्त्र उद्योग, ईंट निर्माण उद्योग, धातु उद्योग, मृदभांड उद्योग आपको दिखाई देंगे। और एक चीज़ और है हड़प्पा में, हाथी दांत सामग्री निर्माण उद्योग, ये भी काफ़ी प्रचलित था। हाथी दांत सामग्री निर्माण उद्योग, ये भी बड़े स्तर पर आपको हड़प्पा सभ्यता में दिखाई देगा कि हड़प्पावासी जो है हाथी दांत से विभिन्न आकार की मालाएं बनाएंगे, विभिन्न आकार की चीज़ों को डिजाइन करते हैं। और ये हड़प्पा के जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहाँ बेची जाएंगी। और केवल हड़प्पा में नहीं, हड़प्पा से बाहर भी बेची जाएंगी। आप देखोगे हाथी दांत सामग्री निर्माण उद्योग, हड़प्पा में कुछ हाथी दांत से सामग्री बनेगी, वो फारस तक पहुंच जाएगी, ओमान तक चली जाएगी, ओमान देश।
तो मतलब आयात निर्यात होगा इसका बड़े स्तर पर, आप देखोगे घरेलू आयात निर्यात आपको दिखाई देगा और विदेशी आयात निर्यात भी इसको आपको दिखाई देगा बड़े स्तर पे। हाथीदांत सामग्री निर्माण उद्योग का क्लियर है कि नहीं? तो शिल्प उद्योग में आप बता सकते हो कि भैया ये उद्योग मौजूद थे। आगे अगर इसी में आप शिल्प उद्योग में आप बताएं तो आगे आप लिख सकते हो उसमें कि श्रम का विशेषीकरण मौजूद था। क्या मौजूद था? श्रम का विशेषीकरण। विशेषीकरण का अर्थ है कि हर एक काम को करने के लिए स्पेशलिस्ट मौजूद थे हड़प्पा सभ्यता में। ऐसा नहीं है कि किसी से भी करवाए जा रही हैं, नहीं, स्पेशलिस्ट हैं। मतलब हाथीदांत सामग्री का निर्माण करने वाले अलग से स्पेशलिस्ट, मृदभांड उद्योग में लगे कुछ अलग से स्पेशलिस्ट, उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो श्रम का विशेषीकरण आपको दिखाई देगा हड़प्पा सभ्यता में। एक बड़े स्तर पे लोगों को सिखाया जाएगा। लोग काम करना चाहें, जैसे कोई हाथीदांत सामग्री को सीखना चाहता है तो उसको सिखाने का तरीका मौजूद है उनके पास में। तो क्लियर आप याद रखें, शिल्प एवं उद्योग में इन चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। अब शिल्प एवं उद्योग में आप एक चीज़ और देखें, कच्चा माल के प्राप्ति स्थल और आप देख लें, क्योंकि कोई ना उद्योग, जब आप बताइए आपको कि कच्चा माल से ही उद्योग चल पाएंगे और कच्चा माल नहीं मिलेगा तो उद्योग कहाँ से जीवित रहेंगे। तो कच्चा माल भी इसमें ही देख लें, कच्चा माल कहाँ से आता है, किस क्षेत्र से आता है। ठीक है, जैसे तांबा जो है, तांबे की प्राप्ति हड़प्पा सभ्यता में खेतड़ी से होगी, और खेतड़ी है कहाँ? ये पे राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में। तो राजस्थान की खेतड़ी से हड़प्पावासी तांबे की प्राप्ति करेंगे। और कुछ तांबा जो है वो विदेश से भी आएगा, ओमान से भी आता है। कुछ तांबा जो है ओमान से भी आएगा। खेतड़ी तो मतलब देश में ही हो गया राजस्थान में, और कुछ तांबा आप देखोगे ओमान से भी हड़प्पावासी जो हैं खरीदेंगे, आयात करेंगे। ठीक है, जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे आयात बोलते हैं, जब हम बेचते हैं तो उसे निर्यात बोलते हैं। तो हड़प्पावासी ओमान से भी तांबे की प्राप्ति करते हैं, तांबे को आयात करते हैं। चांदी आप देखो हड़प्पावासी कहाँ से लेके आते थे, तो चांदी आपको दिखाई देगी राजस्थान से। चांदी आपको राजस्थान से दिखाई देगी, राजस्थान की एक तो अजमेर से, राजस्थान के अजमेर क्षेत्र से, और राजस्थान की जावर खान से। राजस्थान में जो जावर खान है उससे आप देखेंगे कि चांदी की प्राप्ति हड़प्पावासी करेंगे। सोना फिर कहाँ से लेके आएंगे? सोना लेके आएंगे कर्नाटक से। देख लो हड़प्पावासी का कितना बड़ा बड़ा संबंध है। कर्नाटक पहुंच गए, किसका लेने? सोना लेने पहुंच गए। वैसे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपको दक्षिण में केवल दैमाबाद तक दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार दक्षिण में केवल आपको दैमाबाद मतलब महाराष्ट्र तक दिखाई देता है, लेकिन सोने की प्राप्ति वो कहाँ से कर रहे हैं? कर्नाटक से। ठीक है कि नहीं? टिन कहाँ से लेंगे? टिन अफगानिस्तान से लेंगे, अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में मैंने पहले भी आपको एक स्थल बताया था, इसका नाम था सोरतुघई। और सोरतुघई अफगानिस्तान में हड़प्पा से जोड़ा जाने वाला एक स्थल है, और जहाँ से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, नहर के साक्ष्य हमें वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो अफगानिस्तान से हड़प्पा में आप देखोगे टिन प्राप्त किया जाता है। अब इसी अफगानिस्तान के सोरतुघई से, सोरतुघई से आप देखोगे ये लाजवर्द मणि की प्राप्ति करेंगे, लाजवर्द मणि की प्राप्ति करेंगे। तो सोरतुघई से लाजवर्द मणि की प्राप्ति कर रहे हैं, और हिमालय क्षेत्र से शिलाजीत की प्राप्ति करेंगे ताकतवर्धक दवाई बनाने के लिए। तो शिलाजीत की प्राप्ति हिमालय क्षेत्र से आपको दिखाई देगी। तो बात याद रखिए, सब कच्चे माल हैं। क्या है? कच्चे माल। जैसे तांबा लिया, तांबे के बर्तन बनाए, तो तांबा किस लिए चाहिए इन्हें? धातु उद्योग के लिए। चांदी किस लिए चाहिए? धातु उद्योग के लिए। सोना किस लिए चाहिए? धातु उद्योग के लिए। टिन किस लिए चाहिए? धातु उद्योग के लिए। लाजवर्द मणि मनके बनाने के लिए, क्योंकि मनके बनाने का उद्योग भी तो मौजूद था। मनके उद्योग लिख सकते हो आप, मन का उद्योग। मन का मतलब माला बनाने का उद्योग, मन का मतलब माला बनाने का उद्योग। तो हड़प्पा सभ्यता में मन का उद्योग भी मौजूद था, मन के मतलब माला बनाने का उद्योग मौजूद था। लाजवर्द मणि आ रही है सोरतुघई से, क्लियर कि नहीं?
प्रमुख उद्योग मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद हम आते हैं व्यापार वाणिज्य पे, क्योंकि मैंने आपको बताया शिल्प एवं उद्योग के बाद हम अगला देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य को हम देखें, व्यापार एवं वाणिज्य। तो अगला है आपका व्यापार एवं वाणिज्य, व्यापार एवं वाणिज्य। तो व्यापार वाणिज्य में आपको क्या देखना होगा? तो व्यापार वाणिज्य में पहला तो आपको देखना है आयात निर्यात। फर्स्ट आपको देखना है आयात और निर्यात, आयात और निर्यात। तो हड़प्पावासी किस किस चीज़ का आयात करते हैं और किस किस चीज़ का निर्यात करते हैं? आयात और निर्यात मैंने पहले ही बताया था। जब हम किसी अन्य से कोई वस्तु खरीदते हैं, किसी अन्य देश से किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे हम आयात कहेंगे। जब हम कोई वस्तु बेचेंगे किसी देश को तो उसे हम निर्यात कहेंगे। तो हड़प्पावासी किन किन चीज़ों को आयात करते हैं? तो आयात करने वाली जो वस्तु हैं वो आप याद रखें कि हड़प्पावासी सोना, चांदी, टिन, तांबा, सोना, चांदी, टिन, तांबा, लाजवर्द मणि आदि का क्या कर रहे हैं? आयात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था अभी आयात स्थल, जैसे तांबा राजस्थान से प्राप्त किया, लाजवर्द मणि सोर्तुगई अफगानिस्तान से प्राप्त की, चांदी जो है राजस्थान से प्राप्त की, सोना जो है कर्नाटक से प्राप्त किया। अब निर्यात क्या कर रही है, बेच क्या रही हैं? तो बेचने में आप देख लें, ये हाथी दांत से बना के सामग्री, हाथी दांत से निर्मित सामग्री को बेच रहे हैं। निर्मित सामग्री को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। मनके की माला को बेच रहे हैं, मनके की माला को बेच रहे हैं। विभिन्न आभूषणों को भी क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। आभूषणों का भी क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। लकड़ी के विभिन्न प्रकार के सामान बना रहे हैं, उसका भी क्या कर रहे हैं? लकड़ी के सामान, उसका भी क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। और इसी प्रकार मृदभांड भी आप देखोगे तो मृदभांड जो है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां, इनका भी क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। तो आयात निर्यात आप समझें कि इन चीज़ों का हड़प्पावासी क्या करेंगे? आयात करेंगे। इन चीज़ों का क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। अब व्यापार हो रहा है, व्यापार हो रहा है मतलब आयात करने जा रहे हैं, निर्यात करने जा रहे हैं। तो अब व्यापार जब होगा तो व्यापार में हमें यातायात लगता है। क्या लगता है? यातायात। तो इसी व्यापार वाणिज्य में अगला आ जाएगा यातायात के साधन। अगला आ जाएगा यातायात के साधन। तो हड़प्पा सभ्यता में यातायात के साधन कौन कौन से मौजूद थे आप बता दें? तो मैं पहले ही बता चुका था आपको। हड़प्पा सभ्यता में आप देखोगे यातायात के अंतर्गत स्थल एवं जलमार्ग दोनों मौजूद थे। स्थल एवं जलमार्ग आपको दोनों ही दिखाई देंगे यातायात के साधन में, स्थल एवं जलमार्ग दोनों। और मुख्यतः जो प्रचलित था वो स्थल मार्ग प्रचलित होगा, जलमार्ग नहीं। हालांकि जलमार्ग मौजूद था, मतलब हड़प्पा काल में नावों के माध्यम से व्यापार हुआ करता था, इसलिए हड़प्पा में बंदरगाह मौजूद हैं। इसलिए हड़प्पा में क्या मौजूद हैं? बंदरगाह मौजूद हैं, क्योंकि नावों के माध्यम से यहाँ पे क्या हो रहा था? व्यापार हो रहा है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे बंदरगाह मौजूद आपको दिखाई देंगे, जिसके साक्ष्य मैंने आपको बताए थे कि लोथल से बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है, डॉकयार्ड या गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन यातायात का सबसे प्रमुख साधन जो है वो हड़प्पा सभ्यता में क्या है? स्थल मार्ग है। स्थल मार्ग में आप देखोगे जो सबसे प्रमुख साधन है वो है बैलगाड़ी। क्या है? बैलगाड़ी। तो हड़प्पावासी व्यापार करने के लिए, आयात और निर्यात करने के लिए स्थल मार्ग और जलमार्ग दोनों का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन सबसे प्रमुख जो मार्ग उनका रहेगा वो स्थल मार्ग रहेगा। और स्थल मार्ग में आप देखोगे यातायात का प्रमुख साधन वो रहेगा उनका बैलगाड़ी। क्लियर कि नहीं? उसके बाद आप देखें व्यापार वाणिज्य में थर्ड हेडिंग आप देख सकते हैं माप तौल प्रणाली। माप तौल प्रणाली थर्ड हेडिंग आप देख सकते हैं व्यापार वाणिज्य में माप तौल प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता में मानक माप तौल प्रणाली आपको दिखाई देगी। मानक मतलब
हड़प्पा के जितने भी स्थल मौजूद होंगे, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो कालीबंगा हो, चाहे धौलावीरा हो, चाहे मांडा हो, चाहे दैमाबाद हो, तो हर एक हड़प्पा स्थल से जो बांट मिलेंगे नाप तौल के लिए वो समान अनुपात के होंगे। वेट में, वजन में हेरफेर नहीं होगा, समान अनुपात के। इसलिए कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में मानक माप तौल प्रणाली मौजूद थी, चाहे वो हड़प्पा स्थल हो, चाहे वो दैमाबाद रहे। मतलब हड़प्पा का कोई भी स्थल है वहाँ माप तौल की एक समान प्रणाली आपको दिखाई देगी। और इस माप तौल प्रणाली का जो अनुपात है वो अनुपात किस में रहेगा? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से डबल 16, 16 से 32, 32 का डबल 64, और इसी तरह डबल होता जाएगा। इस प्रणाली में आप देखोगे वेट बढ़ेगा बांट का, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, इसी प्रकार देखेंगे आप। जो यहाँ पे जो बांट हैं वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाएंगे। किससे बनेंगे? चर्ट नामक पत्थर। चर्ट नामक पत्थर का यूज करके ये क्या करेंगे? हड़प्पावासी बांट का निर्माण करेंगे और बांट में एक मानक प्रणाली का यूज करेंगे, और मानक प्रणाली के अंतर्गत वेट जो होगा वो 1, 2, 2 से 4, 8, 16, 32, 64 इस अनुपात में रहेगा। और ये जो सिस्टम है माप तौल प्रणाली का, ये पूरी हड़प्पा सभ्यता में समान आपको दिखाई देगा, अलग नहीं दिखाई देगा। क्लियर कि नहीं? आगे आए तो व्यापार वाणिज्य में आपने थर्ड हेडिंग देखी, माप तौल प्रणाली। और व्यापार वाणिज्य में एक हेडिंग और आप देखें, विनिमय का साधन। विनिमय का चौथी हेडिंग आप देख सकते हैं, विनिमय का साधन। तो विनिमय का साधन क्या रहा होगा हड़प्पा सभ्यता में? क्या हड़प्पा सभ्यता में कैश होंगे, सिक्के होंगे विनिमय के लिए? विनिमय का अर्थ होता है कोई चीज़ जब आप खरीदते हो तो उस खरीदने के बदले आप क्या देते हो? एक्सचेंज में। विनिमय एक्सचेंज में आपने गेहूं खरीदा तो गेहूं खरीदने के बदले में आपने उसको सामने वाले को क्या दिया? विनिमय। आज तो आपके पास में कैश है या कॉइन है, सिक्के, तो आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो आप पैसे के रूप में पैसा देके, मतलब पैसा देके वस्तु को खरीद लेते हो। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या ऐसी चीज़ें मौजूद थी? तो हड़प्पा की जब खुदाई होगी तो कहीं से हड़प्पा से सिक्के नहीं मिलेंगे। हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी सिक्के नहीं मिलते, कहीं भी ऐसी कोई सिस्टम नहीं मिलता जिससे कह सकें कि इसका यूज हड़प्पा में विनिमय के तौर पर किया जाता होगा, वस्तुओं को खरीदने के लिए किया जाता होगा। तो प्राचीन समय में सामान्यतः वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। कौन सी प्रणाली? वस्तु विनिमय प्रणाली। मतलब मान के चलो आपको गेहूं चाहिए और मुझे चावल चाहिए, आपके पास में चावल रखे हैं और मेरे पास में गेहूं रखा है, तो आप मेरे पास आए, मैंने आपको गेहूं दे दिया, आपसे चावल खरीद लिए। मतलब वस्तुओं का एक्सचेंज करके विनिमय हो रहा है। मतलब किसी को अगर मान के चलो गाय बेचनी है और किसी को मान के चलो बैल खरीदना है, तो गाय वाला बैल के पास में गया, बैल वाला गाय के पास में आए, तो गाय वाले ने बैल दे दिया, बैल ले लिया सामने वाले से। तो वस्तुओं को एक्सचेंज करके क्या कर लिया? विनिमय कर लिया। तो विनिमय का यहाँ पे साधन क्या होगा? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ पे क्या मौजूद है? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है, मतलब वस्तुओं को अदल बदल कर वो क्या करते हैं? विनिमय करते हैं। क्लियर कि नहीं? आगे जाके अगर हम देखें व्यापार एवं वाणिज्य में एक पॉइंट और आता है, फिफ्थ, व्यापारिक संतुलन। व्यापारिक संतुलन। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखते हो तो व्यापारिक संतुलन जो है वो हड़प्पा सभ्यता के ही पक्ष में ही रहेगा। कैसे रहेगा आप समझो। हड़प्पा वासी जो थे व्यापार का किससे कर रहे हैं? आप देखोगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, या आप देखो दिलमन में जाके व्यापार कर रहे हैं। दिलमन मतलब कहने का अर्थ है बहरीन, और मकरान, मकरान या मागन कहने का अर्थ ओमान, वर्तमान का ओमान, मागन की खाड़ी वर्तमान का ओमान। ओमान देश से जाके व्यापार कर रहे हैं। बहरीन से जाके दिलमन, दिलमन को बहरीन कहते हैं वर्तमान में, लेकिन उस समय दिलमन कह रहे हैं। तो दिलमन से जाके व्यापार कर रहे हैं, बहरीन देश से जाके व्यापार कर रहे हैं। लेकिन व्यापार जो हो रहा है वो पक्ष में, हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में ही आपको दिखाई देगा।
मतलब हड़प्पा वासी जो है आयात कम करेंगे, निर्यात ज़्यादा करेंगे, और निर्यात ज़्यादा करेंगे तो हड़प्पा वासियों को फायदा होगा, ना कि दिलमन को और ना ही मागन को। दिलमन मतलब बहरीन, मागन मतलब ओमान। तो याद रख के व्यापारिक संतुलन जो है वो हड़प्पा के पक्ष में है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता आप देखोगे धीमे धीमे विकसित होती जा रही है। तो व्यापारिक संतुलन आपको दिखाई देगा हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में, हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में दिखाई देगा। इसी वजह से आप देखोगे व्यापारिक केंद्र के रूप में और प्रशासनिक केंद्र के रूप में आप देखोगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर आपके सामने आते हैं। बंदरगाही शहर के रूप में लोथल विकसित हो जाता है। लोथल का विकास क्यों हुआ? क्योंकि व्यापार जो था वो भारत के पक्ष में था, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था, ना कि ओमान के पक्ष में, ना कि बहरीन के पक्ष में। व्यापार जब हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था तो हड़प्पा सभ्यता के जो नगर व्यापार से जुड़े हुए थे वो बढ़ेंगे। तो लोथल का विकास आप देखोगे बंदरगाही नगर के रूप में होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो धीमे धीमे बड़े होते जाएंगे। क्लियर कि नहीं? तो व्यापारिक प्रमाण में आप देख लें, व्यापारिक संतुलन में व्यापार जो है हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में है। इसी वजह से आप देखोगे हड़प्पा में नगरों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। और व्यापारिक प्रमाण के तौर पर एक अभिलेख है मेसोपोटामिया या इराक के सम्राट। मेसोपोटामिया जो है वर्तमान में इराक आप देख सकते हो, ठीक है। इराक और मेसोपोटामिया जो है दजला फरात नदियों के किनारे विकसित सभ्यता है। तो उस मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहाँ के शासक ने एक अभिलेख लिखवाया था। उस अभिलेख में स्पष्ट बोला गया है कि दिलमन और मागन और मेलुहा के लोग जो हैं वहाँ व्यापार करने आते हैं। दिलमन का अर्थ है बहरीन और मागन का अर्थ है ओमान और मेलुहा का अर्थ है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में या मेसोपोटामिया के शासक के अभिलेख में स्पष्ट उल्लेख है कि दिलमन, मागन और मेलुहा के व्यापारी जो हैं मेसोपोटामिया में व्यापार करने आते हैं, और जिसमें दिलमन जो है वो मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। और एक बात याद रखें, इसमें मेलुहा जो है हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को। और इसी अभिलेख में बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नाविकों का देश है। किसका देश है? नाविकों का देश है, ठीक है। तो नाविकों का देश भी कहा गया है इसी अभिलेख में। मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश भी कहा जाएगा। और इसमें हाजा पक्षी का उल्लेख भी मिलता है इसी अभिलेख में। हाजा पक्षी, हाजा पक्षी का अर्थ है मोर से। किससे है? मोर से। कभी कभार इस अभिलेख से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप देखोगे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था इसी अभिलेख से, ठीक है। कौन सा? मेसोपोटामिया में जो अभिलेख मिला है इससे। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें हाजा पक्षी का उल्लेख है। हाजा पक्षी का अर्थ मोर से है। मेलुहा का उल्लेख है, मेलुहा का अर्थ हड़प्पा सभ्यता से है। दिलमन का उल्लेख है जिसका अर्थ बहरीन से है, और माकन का उल्लेख है जिसका अर्थ ओमान से है। क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके हो जाएंगे हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं। तो आर्थिक विशेषताओं में आपको इनको ही पढ़ना पड़ता है। पहला आपने कृषि देख लिया, दूसरा पशुपालन देख लिया, तीसरा आपने कृषि पशुपालन के बाद शिल्प एवं उद्योग देख लिए, चौथा आपने व्यापार वाणिज्य देख लिया, और व्यापार वाणिज्य में भी आपने 4 हेडिंग के अंतर्गत उसको पढ़ा। पहली हेडिंग में आपने व्यापार वाणिज्य में आपने आयात निर्यात देखा, दूसरी हेडिंग आपने यातायात के साधन देखे, तीसरी हेडिंग में आपने मापतोल प्रणाली देखा, चौथे में विनिमय के साधन देखे, और पांचवा कह सकते हो व्यापारिक प्रमाण, जो मैंने यहाँ पे बताया नहीं लेकिन आपको सिंपल बताया। व्यापारिक प्रमाण के तौर पर बोला गया सम्राट मतलब मेसोपोटामिया के अभिलेख में स्पष्ट बोला गया व्यापारिक प्रमाण पे कि दिलमन, मागन और मेलुहा के व्यापारी वहाँ पे व्यापार करने आते हैं, जिसमें दिलमन जो है मध्यस्थ की भूमिका या बिचौलिए की भूमिका निभाता है, व्यापार करने में बिचौलिए की भूमिका। और इसी अभिलेख में हाजा पक्षी का उल्लेख है, और इसी अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश भी कहा जाएगा। क्लियर है कि नहीं? हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक विशेषताएं। अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताओं पे। तो सामाजिक विशेषताओं को और देखें, और जब हम बात करें किसी भी समाज की
चाहे हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं हों, चाहे वैदिक काल की सामाजिक विशेषताएं रहें आपकी, चाहे फिर मौर्य काल की सामाजिक विशेषताएं रहें। जब हम बात सामाजिक विशेषताओं की करेंगे तो हमें क्या किन किन चीज़ों की बात करनी चाहिए, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि सामाजिक विशेषताओं में किन किन बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है। तो सामाजिक विशेषताओं में सबसे पहले हम उल्लेख करते हैं वर्ण व्यवस्था का, अगर मौजूद है तो। अगर वर्ण व्यवस्था मौजूद है तो हम उसका उल्लेख करेंगे सबसे पहले, वर्ण व्यवस्था मौजूद है तो। अगर वर्ण व्यवस्था नहीं है तो फिर हम आ जाएंगे आगे आप बता सकते हो दास प्रथा। दास प्रथा अगर मौजूद है तो आप दास प्रथा का उल्लेख करें। दास प्रथा के बाद आप महिलाओं की दशा का उल्लेख करें। किसका उल्लेख करें? महिलाओं की दशा का। महिलाओं की दशा का आप उल्लेख कर लें। उसके बाद आप सीधे आएँ सामाजिक विशेषताओं में, आप खान पान का उल्लेख करें। खान पान व पहनावे का उल्लेख करें। खान पान व पहनावे। उसके बाद आप सीधा आके खान पान व पहनावे के बाद उल्लेख करें मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन। और अंत में जाके आप बता दें अंत्येष्टि। अंत्येष्टि तो आप जानते हो कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो मृत संस्कार होता है उसी को अंत्येष्टि बोलते हैं। तो जब आपको समाज के बारे में बताना हो या सामाजिक विशेषताओं के बारे में बताना हो तो सामाजिक विशेषताएं आप यहीं से शुरू करें, वर्ण व्यवस्था से, दास प्रथा, महिलाओं की दशा, खान पान, पहनावा, मनोरंजन के साधन और अंत्येष्टि। जैसे अब हड़प्पा सभ्यता से आने से पहले थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, फिर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएंगे। वर्तमान में वर्ण व्यवस्था मौजूद है। वर्ण व्यवस्था आपको पता है, नहीं पता है तो याद रखें। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद का 10वां मंडल है और उसमें पुरुष सूक्त है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बोला गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। पैरों से किसकी? शूद्र की उत्पत्ति हुई। फिर से सुने, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में बोला कि ब्रह्मा के मुख से, आजकल एनसीईआरटी में ब्रह्मा शब्द को हटा लिया है तो आदि पुरुष, एनसीईआरटी जो है वो आदि पुरुष का यूज कर रही है। पहले ब्रह्मा शब्द था, अब आदि पुरुष है। तो एनसीईआरटी कहती कि आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये वर्ण व्यवस्था है और ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको दिखाई देगी। और ऋग्वैदिक काल में, कौन से काल में? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल नहीं पता है तो घबराओ मत, आर्यों के काल में, हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल, हड़प्पा सभ्यता के बाद का काल। तो आर्य काल में वर्ण व्यवस्था का उदय होता है। तो वर्ण व्यवस्था का पहला उदय आपको आर्य काल में दिखाई देता है। हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का उदय तो आर्य काल में हुआ ना। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था वर्ग व्यवस्था। क्या मौजूद थी? वर्ग व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था मौजूद नहीं था हड़प्पा सभ्यता में, वर्ग व्यवस्था मौजूद थी। यहाँ पे वर्ग मौजूद थे। वर्ग में आप देखोगे सबसे ऊपर जो वर्ग आता था वो था विद्वान का, विद्वान। उसके बाद विद्वान के बाद आप देखोगे, विद्वान के बाद अगर आप देखें तो विद्वान के बाद यहाँ पे शासक वर्ग को जगह दी गई। शासक के बाद व्यापारी, और एक आपको विद्वान, शासक, व्यापारी और पुरोहित वर्ग के तौर पे आपको दिखाई देंगे। ठीक है नहीं? तो याद रखें, विद्वान और शासक को इन्होंने योद्धा के तौर पे बतलाया है। किसके तौर पे? योद्धा के तौर पे। शासक को योद्धा के तौर पे बतलाया कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग मौजूद थे। कितने वर्ग? श्रमिक वर्ग। तो 4 वर्ग के बारे में चर्चा मिलती है हड़प्पा सभ्यता में, कि हड़प्पा सभ्यता में 4 वर्ग थे। विद्वान था, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग मौजूद था। तो वर्ण व्यवस्था जैसे प्रमाण नहीं मिलेंगे। वर्ण व्यवस्था तो आर्यों की देन थी। वर्ग व्यवस्था थी, 4 वर्ग थे। विद्वानों का वर्ग था, योद्धाओं का वर्ग था, व्यापारियों का वर्ग था और श्रमिक का वर्ग था। मतलब इस काल में जात पात मौजूद नहीं है।
आप हड़प्पा सभ्यता में जाति पात देखने बैठ जाओ, वो गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में जाति पात मौजूद नहीं था। क्लियर कि नहीं? क्योंकि जाति पात उत्तर वैदिक काल में आएगा, आर्यों के काल में आता है। आर्य में आप पढ़ोगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, आर्य में उत्तर वैदिक काल में जाति पात आपको दिखाई देगी। हड़प्पा सभ्यता में जाति पात नहीं दिखाई दे रहा, ना ही जाति शब्द दिखाई देगा। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको वर्ग व्यवस्था दिखाई देती है, 4 वर्ग दिखाई देते हैं, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक का वर्ग दिखाई देगा। क्लियर कि नहीं? तो पहली सामाजिक विशेषताओं में आपने जान लिया वर्ग व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता में वर्ग व्यवस्था मौजूद नहीं थी, बल्कि वर्ग व्यवस्था मौजूद थी और वर्ग में 4 वर्ग, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक मौजूद थे। क्लियर कि नहीं? अगला है, अगला आप देखें महिलाओं की दशा को हम थोड़ा देखते हैं पहले। अब महिलाओं की दशा अच्छी या बुरी, ये तो आप ही तय कर सकती हैं। जब महिलाओं को पढ़ाई दी जाए, महिलाएं जिस समाज में शिक्षित हों, जिस समाज में महिलाएं शिक्षित हों, जिस समाज में महिलाएं सशक्त हों, जिस समाज में बाल विवाह नहीं होता हो, जिस समाज में विधवाओं को विवाह की आज़ादी हो, तो उस समाज में आप कह सकते हो कि महिलाओं की दशा अच्छी है। क्या है? अच्छी है। लेकिन जिस समाज में आपको बाल विवाह दिखाई दे, जिस समाज में महिला संबंधी कई आडंबर युक्त परंपराएं मौजूद हों, सती प्रथा मौजूद हो, विधवा विवाह पर रोक लगा दी जाए, बाल विवाह हो ही रहा है, महिलाओं से शिक्षा के अधिकार छीन लिया जाए, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाए, तो उस समाज में आप कह सकते हो कि महिलाओं की दशा बेकार है। तो ये तो आप ही तय कर सकते हो कि महिलाओं की दशा अच्छी कैसे होगी और बुरी कैसे होगी। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की दशा कैसी थी। तो हड़प्पा समाज में आप देखोगे सबसे ज़्यादा अगर मानव आकृति की जो मूर्ति हमें मिलती हैं, जो मिट्टी से बनाई गई, वो सबसे ज़्यादा मानव आकृति की मूर्ति महिलाओं की मिलती है। किसकी मिलती है? महिलाओं की। ये सिंपल आप जानते ही हो। जिस समाज में और महिलाओं की भी मूर्ति बहुत अच्छी अवस्था में, बहुत अच्छे रूप में दर्शाया गया है, उनको देवी की तौर पे दर्शाया गया है और सबसे अधिक मूर्तियां इनकी बन रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि वह समाज क्या हो सकता है कि महिलाओं को इज्जत देता होगा। इसी कारण हड़प्पा को बोला जाएगा कि यहाँ पे महिलाओं की दशा अच्छी है। क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ पे देखो उर्वरता की देवी की मूर्ति काफ़ी मिलेंगी आपको। अब यहाँ पे उर्वरता का देवता भी बोल सकते थे, लेकिन देवी कहा क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि महिलाओं को इज्जत दे रहा है वो समाज। यहाँ पे नर्तकी की मूर्ति मिल रही है आपको, नर्तकी की मूर्ति, और वैसे भी अन्य भी महिलाओं की मूर्ति आपको दिखाई देंगी। तो इस बात पे आप याद रखें कि हड़प्पा समाज में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था, महिलाओं को आज़ादी प्राप्त थी, लेकिन फिर भी हड़प्पा सभ्यता में कुछ ऐसी परंपराओं के साक्ष्य मिल जाते हैं जो बतलाते हैं कि महिलाओं की थोड़ी बहुत स्थिति कमज़ोर भी थी। जैसे लोथल एक जगह है जिससे युग्मित समाधान मिलते हैं। युग्मित समाधान का अर्थ है कि औरत और आदमी का शव एक ही जगह दफनाया गया है। तो पुरातत्वविद ने यह अनुमान लगाया कि भाई आदमी मर गया होगा, इसके ऊपर इसकी औरत को वहाँ दफना दिया गया। तो हो सकता है ये सती प्रथा हुई हो, क्योंकि सती प्रथा में भी तो यही होता था कि आदमी अगर पुरुष मर जाता है, पुरुष खत्म हो जाता है, तो उसकी मतलब पुरुष को जब जलाया जाएगा तो उसके ऊपर उसकी पत्नी को भी लिटा के जला दिया जाता है। यही सती प्रथा थी। तो यहाँ पे भी आप देखोगे युग्मित समाधान मतलब पुरुष के साथ उसकी महिला का शव मिलता है, तो ये अनुमान लगा लिया गया कि यहाँ पे भी सती प्रथा रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये अनुमान है। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा दूसरा अनुमान ये भी हो सकता है कि पहले पति मर गया हो, बाद में उसकी कब्र को खोल के जब पत्नी मर जाती है तो उसके कंकाल को भी वहीं दफना दिया जाता है, या उसको वहीं दफना दिया जाता है जहाँ पति मर गया था। तो दूसरा अनुमान ये लगाया। तो पहला अनुमान कहता है कि सती प्रथा का साक्ष्य हो सकता है, लेकिन दूसरा अनुमान ये कहता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है।
तो और जगह तो हमें कहीं मिलता ही नहीं है। अगर सती प्रथा प्रचलित थी तो हड़प्पा सभ्यता में और भी अन्य जगह हमें देखने को मिलती, और जगह अन्य जगह हमें देखने को नहीं मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा मौजूद नहीं थी। मोटे तौर पे आप कह सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बेहतर थी। आगे जाके आप देखें। अब यहां तक आपने समझा। अब आते हैं हम दास प्रथा पे। अब दास प्रथा को आप देखें। अब दास प्रथा हड़प्पा काल में थी कि नहीं, इसके संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं है। तो आप मोटे तौर पे ये कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा मौजूद नहीं थी। आप नहीं थी कह के चले जाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। थी कि नहीं थी इस पे चर्चा ना करें, नहीं थी ज़्यादा बेहतर है। क्यों ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि हड़प्पा की जो लिपि मिली है वो अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा की जो हमें लिपि मिलती है उसे अब तक नहीं पढ़ सके हैं, अब तक नहीं समझ सके हैं। तो अब तक दास प्रथा के साक्ष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों का उपयोग, मानव का उपयोग दास के तौर पे होता था कि नहीं, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। क्लियर कि नहीं? तो दास प्रथा के बारे में आप याद रखें, यहाँ पे बचें। आप ये ना लिखें कि हड़प्पा सभ्यता में दास प्रथा मौजूद थी, इसमें बचें कि हड़प्पा सभ्यता में दास मौजूद नहीं थे। आप दास प्रथा मौजूद नहीं थी इसे कह के बचें। अगला आप देखें खान पान। तो खान पान में आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में, खान पान में आप देखें तो शाकाहार मांसाहार दोनों होता था। शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रचलित था हड़प्पा सभ्यता में। शाकाहारी लोग भी थे, मांसाहारी भी थे, और ऐसे भी थे जो दोनों का भक्षण करते थे। शाकाहार और मांसाहार दोनों का ही भक्षण करते थे। क्लियर है कि नहीं? शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रचलित था। अब शाकाहार के अंतर्गत को क्या खाते थे तो पहले बता दिया, गेहूँ है, जौ है, चना है, ठीक है, तो ये सब शाकाहार में आ जाएंगे। मांसाहार में किनका मांसाहार करेंगे तो वो जो जीव सुअर है, ये जो मैंने लिखाए थे वो जीव जंतु, बकरी वगैरह, उन सब का वो क्या करेंगे, भक्षण करेंगे मांसाहार में। ठीक है। अब हम देखें पहनावा। पहनावा में आप याद रखें हड़प्पा सभ्यता में महिला और पुरुष दोनों ही सुंदर दिखने के लिए बहुत बेहतरीन पहनावा पहनते। महिला और पुरुष दोनों ही, मतलब दोनों को ही पसंद था कि वो आकर्षित लगें, अच्छे लगें। तो पहनावा आप देखोगे महिला और पुरुष दोनों को ही पसंद था। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में पुरुष और महिला दोनों ही आभूषण धारण करेंगे, मतलब दोनों के ही आभूषण मिल जाएंगे। जब हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जब कंकाल मिलते हैं, उन कंकालों के ऊपर जब गहने देखे गए, तो जब उन गहनों से पता चला कि पुरुष के कंकाल के ऊपर भी गहने मौजूद थे, मतलब पुरुष भी हार पहन रहे हैं, पुरुष भी चूड़ी पहन रहे हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता में केवल महिलाएं ही आभूषण नहीं धारण करती थी, बल्कि पुरुष भी आभूषण धारण करते थे। और हड़प्पा से अगर आप देखोगे तो पहनावे के साथ में आप देखें लिपस्टिक वगैरह का भी यूज होता था हड़प्पा सभ्यता में। लिपस्टिक आज भी देखो, आज भी प्रचलित है, हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित थी लिपस्टिक। चनहूदड़ो एक जगह है हड़प्पा सभ्यता की, तो चनहूदड़ो से आपको देखोगे लिपस्टिक के कारखाने मिलते हैं, बड़ी मात्रा में लिपस्टिक के साक्ष्य मिलेंगे। तो मान लिया गया कि यहाँ पे लिपस्टिक बनाई जाती होगी, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लिपस्टिक का भी यूज कर रहे हैं। अब ये नहीं बता सके कि लिपस्टिक पुरुष लगाते थे कि महिला लगाती थी, क्योंकि कंकाल मिला है, कंकाल पे लिपस्टिक कैसे पता लगाओगे भाई लिपस्टिक कंकाल लगा के बैठा था कि नहीं। गहने तो हमने अनुमान लगा दिया कि पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे, लेकिन लिपस्टिक से मत पूछना कि सर बता दो कि लिपस्टिक पुरुष लगाता था कि नहीं लगाता था। क्लियर है कि नहीं? तो लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, इसका अर्थ है कि लिपस्टिक प्रचलित थी उस समय पे, हड़प्पा के लोग लिपस्टिक का यूज करते थे। चनहूदड़ों से हमें बड़ी मात्रा में लिपस्टिक मिलते हैं। कालीबंगा से आप देखोगे बड़ी मात्रा में चूड़ी के कारखाने मिलते हैं, बड़ी मात्रा में चूड़ी बनाई जाती है कालीबंगा में। हड़प्पा में आप देखोगे हड़प्पा स्थल, ना कि हड़प्पा सभ्यता पूरी, हड़प्पा स्थल से आप देखोगे, हड़प्पा स्थल से आपको एक वैनिटी बॉक्स मिलेगा, जो शादी वगैरह पे जब महिलाएं शादी वादी होती है ना, तब एक बड़ा सा बॉक्स होता है पूरा सामान रखने के लिए उनका,
गहने वगैरह हो सकता है, सिंदूर वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, पाउडर वगैरह, क्रीम पाउडर। वेंटी बॉक्स, प्रसाधन बॉक्स, प्रसाधन बॉक्स भी हिंदी में कह सकते हैं इसको, प्रसाधन मतलब सुंदर होने के जो सामान रखे जाए जिस बॉक्स के अंदर, तो एक प्रसाधन बॉक्स मिलता है हमें कहाँ से, हड़प्पा से। तो इन सब से स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग पहनावा में ज़्यादा रुचि रखते थे और अधिक सुंदर रखने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते रहते थे। चूड़ी पहनना, हार पहनना, लिपस्टिक लगाना, प्रसाधन बॉक्स को रखना, ये सब आपको दिखाई देंगे। तो समाज में आपने खान पान देख लिया, पहनावा देख लिया। आगे हम देखते हैं सामाजिक विशेषताओं में। अगला हम देखें तो अगला सामाजिक विशेषताओं में आप मनोरंजन देखें। मनोरंजन, तो मनोरंजन के तौर पे अगर देखें आप, हड़प्पा वासी जो थे मनोरंजन के लिए पांसा खेलते हैं, पांसा, शतरंज खेलते हैं, पांसा, शतरंज, पशु की लड़ाई करवाते हैं, पशु लड़ाई करवाते हैं, और पशु दौड़ भी करवाते हैं, पशु दौड़। तो ये कुछ आपको हड़प्पा सभ्यता में मनोरंजन के साधन मिलेंगे। मतलब पांसा और शतरंज बड़ी मात्रा में हड़प्पा सभ्यता से पांसा और शतरंज के साक्ष्य मिलेंगे। तो पांसा और शतरंज बड़ी मात्रा में हो रहा। पशु लड़ाई भी आप देखोगे बड़ी मात्रा में हड़प्पा सभ्यता में देखी जाएगी, पशु दौड़ भी। तो हड़प्पा सभ्यता मनोरंजन के साधन आप देखेंगे तो यही आपको दिखाई देंगे। इसके बाद अंत में आप सामाजिक विशेषताओं में अंत्येष्टि लिख दें। अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब अब मर चुके हैं, अब मर गए, अब मर चुके हैं। तो मरने में हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार की प्रथाएं आपको दिखाई देंगी। जो मुख्यतः प्रचलित प्रथा थी वो थी पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब मरने के बाद कब्र खोद के पूरी तरह उसको गाड़ देना, पूर्ण समाधिकरण, जैसे कब्रिस्तान में आपको दिखाई देता है, वह पूर्ण समाधिकरण के उदाहरण हैं। तो पहला आपको दिखाई देगा पूर्ण समाधिकरण, जो हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः प्रचलित था, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा आपको दिखाई देगा आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण। और आंशिक समाधिकरण मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद उसको टीले पे छोड़ा है, जैसा मोहनजोदड़ो में होता था। मरने के बाद उसको कहाँ छोड़ा है, टीले पे छोड़ा है। टीले पे जानवर वगैरह जो हैं उसको खा रहे हैं, उसके मांस का स्वाद चख रहे हैं। और जब जानवर वगैरह ने उसके मांस का स्वाद चख लिया, खा पी लिया, बाद में जो रही बची हड्डियां हैं उसको लेके आना है और गाड़ देना है, तो उसको बोलेंगे आंशिक समाधिकरण। मतलब पूरा नहीं गाड़ा गया, मरने के बाद कुछ उसका अंश गाड़ा गया, तो उसको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। और तीसरा जो प्रचलित होगा वो है दाह कार्य। जो दाह कार्य आप जानते हो, दाह कार्य आग के माध्यम से उसको सब जला देना, मतलब उसका अंत्येष्टि कर देना। आग के माध्यम, अग्नि के माध्यम से जब अंत्येष्टि की जाए तो वो दाह कार्य में हो जाएगा, जो मुख्यतः हिंदुओं में प्रचलित है। तो याद रखें, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह कार्य। तो पूर्ण समाधिकरण मौजूद था, आंशिक समाधिकरण मौजूद था, दाह कार्य भी मौजूद था। तीनों के साथ हड़प्पा सभ्यता में अंत्येष्टि के तौर पर हमें मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण मुख्यतः प्रचलित था, इसलिए एक कब्रिस्तान भी मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा नामक स्थल में एक कब्रिस्तान मिला, एक बड़ा कब्रिस्तान, जिसे कहा गया R37 कब्रिस्तान। क्या कहा जाएगा, R37 कब्रिस्तान, जो कहाँ से मिलेगा, हड़प्पा से। क्लियर है कि नहीं। तो सामाजिक विशेषताओं में आपको इतनी विशेषताएं बताई, आप इनको लिखें। इसके बाद एक विशेषता बीच में छूट रही है, मैं वो भी बता देता हूं आपको, इसी में ऐड कर लेना। लेकिन वो ऐड कहाँ की जाएगी, वर्ड व्यवस्था के बाद आप ऐड कर सकते हो। आपने वर्ड व्यवस्था लिखा ना, उसके बाद उसको ऐड कर सकते हो उस विशेषता को। वो विशेषता है बहुप्रजातीय समाज। बहुप्रजातीय समाज, बहुप्रजातीय समाज। अब प्रजाति क्या होता है, ये सिंपल आप याद रखें। प्रजाति का अर्थ है जिनके शरीर की संरचना लगभग एक सी पाई जाए, नाक की बनावट, मुंह की बनावट, बालों की बनावट, ऊंचाई, लंबाई, हाइट, ये लगभग एक सी पाई जाए एक जाति का, तो उसे एक प्रजाति का नाम दे दिया जाता है। ठीक है नहीं। तो बहुप्रजातीय समाज था हड़प्पा सभ्यता का, और इसमें कौन कौन सी प्रजातियां मौजूद थी, तो आप वो लिख सकते हो। भूमध्य सागरीय प्रजाति,
सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग ही हड़प्पा सभ्यता में मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग मिलते हैं, भूमध्य सागरीय प्रजाति। उसके बाद आप लिख सकते हो प्रोटोऑस्ट्रलाइट, प्रोटोऑस्ट्रलाइट प्रजाति के लोग भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं, इनके कंकाल मिले हैं, प्रजाति के लोगों के कंकाल भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। मंगोलाइट प्रजाति के कंकाल भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। और चौथा अल्पाइन प्रजाति के कंकाल भी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो बहुप्रजाति समाज रहा है। वहाँ कई प्रजाति हमें देखने को मिलती हैं, भूमध्य सागरीय, प्रोटोऑस्ट्रलाइट, मंगोलाइट और अल्पाइन। और जिसमें सबसे ज़्यादा जो कंकाल मिलते हैं वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के कंकाल मिलते हैं। तो इससे अनुमान लगा लिया गया कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे ज़्यादा जिस प्रजाति के लोगों की संख्या होगी वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग रहे होंगे। क्लियर है कि नहीं? एक चीज़ और याद रखें, हड़प्पाई समाज जो है बड़ा शांतिप्रिय समाज था। शांतिप्रिय समाज मतलब हड़प्पा लोग जो थे वो धातु के बारे में जानते थे, तांबा के, लोहा के बारे में नहीं जानते, लोहा मत समझना, तांबा के बारे में जानते हैं, टिन के बारे में जानते हैं, तांबा और टिन को मिला के कांसे को बनाना जानते हैं, सोना को जानते हैं, चांदी को जानते हैं। फिर भी हड़प्पा के लोगों ने हथियार नहीं बनाए। आप सोचो, मतलब किसी के पास धातु मौजूद है और धातु का यूज विभिन्न चीज़ों को बनाने में कर रहा है, तो मार काट की चीज़ें बनाने में भी यूज कर सकता है ना उस धातु का यूज। लेकिन हड़प्पा के लोगों ने धातु का यूज मार काट के हथियार बनाने में नहीं किया। मतलब हड़प्पा के लोग जो हैं वो शांतप्रिय लोग रहे होंगे, उनका मार काट में विश्वास नहीं रहा। लेकिन जानवरों से बचने के लिए उन्होंने धनुष और तीर का यूज जरूर किया है। जानवरों से बचने के लिए उन्होंने धनुष और तीर का यूज जरूर किया। अब धनुष और तीर तो लकड़ी से बनते हैं ना, तो धनुष और तीर का यूज किया है उन्होंने। धनुष और तीर के साथ हमें दिखाई देते हैं, लेकिन बड़े बड़े हथियारों के साथ हमें नहीं दिखाई देंगे। ना कि बड़ी मात्रा में ना तलवार मिलेंगी, ना औजार मिलते हैं। लेकिन एक गली है मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो में एक गली है जिसको गली को नाम दिया गया डेड मैन वाली गली, जो मोहनजोदड़ो में है। वहाँ पे उस गली में अनुमान लगाया गया, जब उस गली की खुदाई हुई तो बड़ी मात्रा में उस गली में से कंकाल प्राप्त हुए और उस कंकाल के साथ में हथियार भी मिले हैं। कुछ छोटे छोटे हथियार मिलते हैं। तो उनसे अनुमान लगता है कि भैया यहाँ तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो एक अनुमान लगाया गया कि यहाँ पे कुछ अटैक सा हुआ था, कुछ समूह के बीच में युद्ध सा हुआ था, जिस वजह से ये समूह के लोग आपस में यहाँ मारे गए और यहीं पे दफन हो जाते हैं। तो बाद में जब खुदाई हुई तो वहाँ पे बड़ी मात्रा में कंकाल मिलेंगे, तो उसको नाम दे दिया डेड मैन वाली गली। अब ये क्या युद्ध रहा होगा? इस युद्ध का एक थ्योरी दी गई आर्य आक्रमण के सिद्धांत के द्वारा। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर नामक विद्वानों ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था आर्य आक्रमण का सिद्धांत। उनका कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है आर्यों के आक्रमण से हुआ, और आर्यों के पास घोड़ा था और बड़े बड़े हथियार थे, अच्छे सुव्यवस्थित हथियार थे। कवच भी होता था आर्यों के पास में, हथियार भी थे, भाला भी था, कवच भी था, और एक तरह का हेलमेट, युद्ध से बचने के लिए हेलमेट भी हुआ करता था आर्यों के पास में। तो आर्यों ने क्या किया होगा? मोहनजोदड़ो पे अटैक किया होगा और वहाँ के लोगों और आर्यों के बीच में युद्ध हुआ होगा, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे गए और मरने के बाद वहीं कंकाल पड़े रह गए। तो एक थ्योरी निकल के आई आर्य आक्रमण की थ्योरी डेड मैन वाली गली से, हालांकि जिसकी पुष्टि नहीं हो पाएगी सही से, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो सामाजिक विशेषताओं में आप इसको और लिख सकते हो कि हड़प्पा समाज जो था वो शांतप्रिय समाज था। कैसा समाज था? शांतप्रिय समाज था। तो शांतप्रिय समाज भी आप बता सकते हो कि शांति में विश्वास था। किसमें विश्वास था? शांति में। ठीक है।